अब हम बात करते हैं चॉकलेट और एक्ने का क्या संबंध है? Chocolate has been along the line when it comes to acne, but is it the cocoa itself or the sugar and dairy that come with it that causes acne? Watch to find out. Acne affects nearly 1 in 10 people in the world, making it perhaps the 8th most prevalent disease worldwide. तो डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं कि बहुत समय से ये कहा जा रहा है कि जो चॉकलेट होती है वो कील मुहासे करती है, पिंपल्स कॉज करती है। तो उन्होंने कहा चॉकलेट में मेनली 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है दूध, दूसरा होता है चीनी और तीसरा होता है कोको पाउडर। तो इन तीनों में से हमारी जो त्वचा है उसके लिए खराब क्या है? दूध तो हमें पहले ही पता है कि बहुत खराब होता है, चीनी भी हमें पता है खराब है। क्या कोको जिससे वो ब्राउन कलर आता है चॉकलेट का, वो कैसा है हमारी त्वचा के लिए? तो हम इसके ऊपर पता करते हैं। तो हमने ये पाया है कि दुनिया में जो 8वें नंबर पे जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो कोई बीमारी है वो है स्किन की प्रॉब्लम्स, कील मुहासे और पिंपल्स। What's the role of nutrition? Well, go back a century, and dermatology textbooks were recommending various dietary restrictions. For example, recommending those with acne avoid foods like pork, sausage, cheese, pickles, pastries, sweets, cocoa, and chocolate. Yeah, but old-timey medicine was full of crackpot theories. Dr. Kellogg, for example, blamed acne on masturbation. Nothing a few cornflakes couldn't fix, though. Population studies have found associations between acne and the consumption of foods like dairy, sweets, and chocolate, but you don't know if it's cause and effect. तो कहते हैं कि बहुत समय से हमें ये मालूम था कि जो दूध, चीनी और जो लोग चॉकलेट खाते हैं और केक्स, स्वीट्स इस तरह की चीज़ें खाते हैं, उनके अंदर पिंपल्स अधिक मात्रा में होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन सब के अंदर से क्या ये सारी चीज़ें दूध, चीनी और कोको क्या ये तीनों चीज़ें जो है वो कील मुहासे देती हैं या इनमें से कुछ चीज़ ठीक भी है? Until you put it to the test. There have been high-quality reports like the Harvard Nurses Study that looked at nearly 50,000 women and found a link between adolescent milk drinking and acne, particularly उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी की रिसर्च की गई जिस हार्वर्ड में जिसका नाम है हार्वर्ड नर्सिंग स्टडी जिसमें एक तो नहीं 50,000 महिलाओं की डाइट देखी गई और फिर देखा गया कि उनके कील मुहासे कितने हैं तो पाया गया कि जो दूध है जिन महिलाओं ने अपने टीनेज ईयर्स में दूध अधिक पिया था उनको टीनेज ईयर्स में अधिक मात्रा के अंदर जो है वो कील मुहासे हुए थे और जिन महिलाओं ने लो फैट दूध पिया था या ज़ीरो फैट दूध पिया था, उनको उतने ही ज़्यादा कील मुहासे हुए। तो ये बहुत बड़ी बात थी और कारण क्या है कि जब हम फैट निकाल लेंगे दूध से, तो एनिमल प्रोटीन बढ़ जाएगा दूध के अंदर, क्योंकि मात्रा तो उतनी ही रहेगी ना। आप ये इंडिया नहीं है, अमेरिका में अगर लो फैट मिल्क है, तो उसमें पानी नहीं मिलाया जाता उसको 100% बनाने के लिए। तो वो दूध जो है, उसमें जब आपने फैट निकाल लिया, तो उसमें एनिमल प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई। तो इसीलिए जो महिलाएँ थीं, जिसने जितना ज़्यादा दूध और दूध वाले प्रोडक्ट्स लिए, उनके कील मुहासे उतने ही अधिक थे। skim milk, something that's been found for teenage boys as well. They thought it might be the hormones in milk that were responsible, but it could also be the milk protein whey, of which they add extra to skim milk to make it less watery, which may play a role directly in acne formation or as hormonal carriers. तो स्किम्ड मिल्क में क्या करते थे, ये वे प्रोटीन यानी कि मिल्क से आने वाला प्रोटीन मिला देते थे ताकि दूध ज़्यादा पतला ना लगे और प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण इनमें और ज़्यादा कील मुहासे हुए।
That would explain cases like this, where whey protein powders were implicated in precipitating acne flares in teens who had acne that just didn't seem to want to go away. तो उन्होंने फिर एक और स्टडी की जहां उन्होंने देखा कि जो टीनेज एथलीट्स थे, उनके अंदर जो वे प्रोटीन ले रहे थे, और मुझे मालूम है इंडिया में भी प्रोटीन शेक्स जो मोस्टली मिलते हैं वो वे प्रोटीन होता है। और ये वे क्या है? ये गाय और भैंस के दूध में जो मिल्क प्रोटीन होता है, वो उस एक तरह का जो प्रोटीन है वो वे प्रोटीन है, यानी कि सीधा-सीधा दूध का प्रोटीन है। जो लोग ये दूध का प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, उनके कील मुहासे अधिक बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने ऐसे 5 पेशेंट्स को देखा जो दूध कंज्यूम कर रहे थे और बहुत अधिक उनको कील मुहासे थे, और हर तरह की उन्होंने ट्रीटमेंट ली। उन्होंने ओरल एंटीबायोटिक्स ली, उन्होंने स्किन पे लगाने वाले रेटिनॉइड्स लगाए, बेंज़ोइल पेरोक्साइड लगाई, और किसी तरह वो ठीक नहीं हो रहे थे। लेकिन जब इन पेशेंट्स को उन्होंने वे प्रोटीन बंद कर दिया, तो पूरी तरह से जो उनका जो एक्ने था, जो कील मुहासे थे, वो चले गए। Until they stopped the whey. It doesn't appear to just be a protein effect, since soy protein supplements, for example, did not seem to cause the same problem. उन्होंने कहा ये प्रोटीन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी कि आप कहो कि अधिक प्रोटीन ले रहे थे ये टीनेज बच्चे, और जब इनका वो वे प्रोटीन बंद कर दिया तो इनके कील मुहासे ठीक हो गए। बोले नहीं, जब ऐसे ही एथलीट्स को सोया प्रोटीन पे रखा गया, उतनी ही मात्रा प्रोटीन की दी गई, तो वो कील मुहासे वापस नहीं आए। यानी कि प्रॉब्लम प्रोटीन के अमाउंट में नहीं थी, प्रोटीन की मात्रा में नहीं थी, प्रॉब्लम थी किस तरह का प्रोटीन ले रहे थे। दूध का प्रोटीन लेते ही उनके कील मुहासे बढ़ जाते थे, और तमाम तरह की ट्रीटमेंट्स के बावजूद भी उनकी स्किन जो थी वो ठीक नहीं होती थी। और जैसे ही उन्होंने वो वे प्रोटीन और उनका दूध बंद किया, स्किन अपने आप ठीक हो गई। देखिए, ये ना सिर्फ जैसा हमने बात की कि ये जो कील मुहासे हैं, ये आगे चल के हमें बताते हैं कि हमें कैंसर होगा, नहीं होगा, भूलने की बीमारी होगी, अल्ज़ाइमर्स, आर्थराइटिस, डायबिटीज़, मोटापा, ये सब तो हमें संकेत देते ही हैं कि अभी हमें कील मुहासे शुरू हुए हैं, और अगर हम यही डाइट फ़ॉलो करते रहे तो आगे जाके ये सारी बीमारियाँ और बुढ़ापा हमारा इंतज़ार कर रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा, आप एक बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना कम हो जाता है, जब वो ठीक से टीनेज ईयर्स में उसका जो अम, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास को कितनी ठेस पहुँचती है, जब उसको लगता है सब मेरे चेहरे की तरफ स्टेयर कर रहे हैं, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे को कोई पसंद नहीं करता। इस तरह की चीज़ें बहुत गहरे तक असर करती हैं, ये सिर्फ़ त्वचा तक रहने वाली बातें नहीं हैं, और ताउम्र उनका जो चेहरा है उन्हें याद दिलाता है, और उन्हें हीन भाव से उनको अपने आप को वो हीन भाव से देखते हैं कि जैसे उनके चेहरे में कुछ बड़ी कमी है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हम फिक्स कर सकते हैं सिर्फ़ एक सिंपल डाइट चेंज से। But for dairy, in terms of interventional studies, all we have are these kinds of case series. If you do a systematic review of acne and nutrition, you get results like this for dairy. Out of the 20 or so papers on acne and dairy out there, about 3/4 suggest adverse effects, and the remainder report no effect, with no studies suggesting a beneficial effect of dairy on acne. So you could look at this and conclude a dairy-free diet is worth a try, but this is based on low-grade evidence, level C and D evidence, where C is like the population studies and D are like those series of case reports. What we want ideally are randomized interventional studies, level A and B evidence, which we don't have for dairy, but we do have for chocolate. When it comes to acne, no food is more universally condemned than chocolate. So तो कहते हैं कि रिसर्च के भी अलग-अलग लेवल्स होते हैं, ए, बी, सी, डी ग्रेड के होते हैं। तो कहते हैं जो चॉकलेट पे जो रिसर्च की गई है डेयरी के हवाले से और कील मुहासों के हवाले से, वो ए ग्रेड की रिसर्च है, जहाँ हम डबल कंट्रोल्ड प्लेसिबो देते हैं, यानी कि 2 ग्रुप्स में बाँटते हैं, दोनों को अलग-अलग चीज़ें देते हैं, और फिर
हम क्या करते हैं कि दोनों ग्रुप को क्या दे रहे हैं, ना डॉक्टर को पता होता है, ना पेशेंट को पता होता है। हम इस तरह से देते हैं, फिर हम देखते हैं कि दोनों में क्या इफ़ेक्ट हुआ। If you're the Chocolate Manufacturers Association, how are you going to design a study to make your product not look so bad? Well, you can always use the old drug company trick of pitting your product against something even worse. And so they fed people chocolate bars versus fake chocolate bars made out of a partially hydrogenated vegetable oil, trans fats. तो कहते हैं कि जो चॉकलेट इंडस्ट्री है, उसने एक बहुत ही अ, खराब ट्रिक प्ले की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी रिसर्च को फंड किया जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप्स तो किए। एक ग्रुप को चॉकलेट दी गई जिसमें दूध, चीनी और कोको पाउडर जैसी नॉर्मल चॉकलेट होती है वो दी गई। दूसरे ग्रुप को फेक यानी कि नकली चॉकलेट बार जैसे दिखने वाली चीज़ें दी गई, पर उसमें चॉकलेट की जगह अब क्या था, बहुत ही खराब चीज़ थी जो कि ट्रांस फैट होते हैं, जैसे कि पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट। ये क्या होते हैं? जब हम तेल, जो कि एक तरल पदार्थ होता है, उस तेल को जब हम सॉलिड ठोस पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि पहले डालडा आता था, मुझे मालूम नहीं अब आता है या नहीं। तो जब हम वनस्पति तेल को घी जैसी शक्ल दे देते हैं, यानी कि ठोस पदार्थ में बदल देते हैं, वो होता है ट्रांस फैट। और जितनी भी तमाम चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दाल मोठ, भुजिया, ये जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, बर्गर्स जो अधिक समय तक रहती हैं, इन सब में ट्रांस फैट होता है। तो ये बेहद, बेहद खराब चीज़ है हमारी बॉडी के लिए। तो उससे बनने वाले जो फेक चॉकलेट बार्स थे दूसरे ग्रुप को वो दिए गए। So make it have more sugar, throw in some milk protein, and make it 20. तो उन्होंने क्या किया कि ये जो फेक बार्स थे इसमें डबल द अमाउंट ऑफ उन्होंने चीनी भी डबल कर दी, इसमें दूध के पदार्थ भी खूब सारे डाल दिए। 28% pure trans fat laden Crisco like vegetable shortening. And surprise, surprise, there were just as many pimples on the fake chocolate bars, allowing them to conclude that और फिर निष्कर्ष क्या निकला कि जिनको फेक चॉकलेट बार दी गई थी, उनके चेहरे पे भी उतने ही पिंपल थे जितने चॉकलेट बार वालों पे थे। तो चॉकलेट बार वालों ने क्या प्रूव कर दिया, चॉकलेट फैक्ट्रियों ने, कि भाई चॉकलेट खाने से कील मुहासे नहीं होते, क्योंकि दोनों ग्रुप के अंदर उतने ही कील मुहासे थे। पर जब हमने रिसर्च में जाके देखा तो क्या पाया कि जिस ग्रुप से कंपेयर किया था, वो ग्रुप को चॉकलेट से भी भयानक डाइट दी गई। तो फिर ऐसी स्टडी का फ़ायदा क्या? इस तरह से लोग फेक स्टडीज़ बनाते हैं, इसीलिए हम शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर ग्रेगर के कि वो एक-एक स्टडी के डिटेल में जाते हैं और फिर पता लगाते हैं कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। eating high amounts of chocolate is a-okay when it comes to acne. And the medical community fell for it. Have we been guilty of taking candy away from babies? Too many patients harbor the delusion that their health can somehow be mysteriously harmed by something in their diet. That original study, finding that chocolate consumption supposedly does not exacerbate acne, has continued to remain virtually unchallenged for decades and continues to be cited even in recent reviews. For example, this pediatrics journal. Years ago, it was demonstrated that chocolate consumption has no effect on acne. This serves as a cautionary example of how research-based evidence should be vigorously scrutinized prior to being incorporated into clinical practice. तो डॉक्टर ग्रेगर कह रहे हैं कि कितनी दुख की बात है कि वो कितना गलत एक्सपेरिमेंट था जिसने गलत चीज़ें हमें दिखाई, और उसके बेसिस पे अगले कई सालों तक, दशकों तक झूठ चलता आ रहा था मेडिकल लिटरेचर में। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई इंडिपेंडेंट इंसान जैसे कि डॉक्टर ग्रेगर हैं, वो जो है हर एक स्टडी को बारीकी से देखें और देखें कि क्या सच है और क्या झूठ है। Just because something is published in the Journal of the American Medical Association doesn't necessarily mean it's a good study, especially when industry interests are involved. Maybe we should be telling acne patients to try cutting down on not only the sweets and the dairy, but also the trans fats found in partially hydrogenated vegetable oils. But we can't be unequivocal in our advice to acne sufferers on foods to include or exclude until they're
put to the test in well-designed, randomized, controlled clinical trials, but there simply weren't any such trials on acne until now. तो उन्होंने कहा कि झूठ का पर्दा फाश करने के लिए हमें गोल्ड स्टैंडर्ड रिसर्च करनी चाहिए, जो कि क्या है? रैंडमाइज्ड है, डबल कंट्रोल्ड है, प्लेसिबो कंट्रोल्ड डबल ब्लाइंड स्टडी है। रैंडमाइज्ड क्या होता है? आप एक ग्रुप लोगों को लीजिए और उसको रैंडमली 2 हिस्सों में बाँट दीजिए। ये नहीं कि आप एक ग्रुप में वो लोग लो जिनकी एक्ने बहुत ज़्यादा हो, दूसरे ग्रुप में आप प्री सिलेक्ट करके उन लोगों को डालो जिनके पिंपल्स बहुत कम हो, ऐसे नहीं। उनको जो है वो आप इक्वली डिवाइड कर दो। जैसे कि आपने सिर्फ पेपर पे 1 से 20 लोगों के नाम है, आपको पहले 10 इस ग्रुप में जाएँगे, दूसरे 10 इसमें जाएँगे। यानी कि आपने उनको बराबर-बराबर बाँट दिया। उसके बाद या डबल ब्लाइंड क्या होती है? डबल ब्लाइंड होती है जब आप दोनों ग्रुप को अलग-अलग पदार्थ दो, लेकिन ना पेशेंट को पता है उसको असली दवाई मिल रही है या नकली, ना देने वाले डॉक्टर को पता है। यानी कि आप उसमें मेंटल जो आप वो है उसको आप बाहर कर देते हैं, मेंटल जजमेंट को निकाल देते हैं। ये होती है डबल ब्लाइंड स्टडी। और प्लेसिबो कंट्रोल्ड मतलब एक ग्रुप को आप असली दवाई दोगे, दूसरे ग्रुप को नकली, ताकि आपको ठीक-ठीक पता चलेगा कि असली दवाई कामयाब है या नहीं है। ये होती है गोल्ड स्टैंडर्ड रिसर्च की। उन्होंने कहा आज तक कभी भी चॉकलेट और कील मुहासों पे ऐसी रिसर्च नहीं हुई थी अब तक। तो अब उन्होंने ऐसी ही जो है वो रिसर्च की। Which we'll cover next. A century ago, dye was commonly used as part of the treatment for acne. During the 1960s, however, the diet-acne connection fell out of favor. तो 1800 से लेके 1900 तक डाइट जो थी, भोजन जो था, उसको इस्तेमाल किया जाता था कील मुहासे ठीक करने के लिए। लेकिन 1960 में ये चेंज हो गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि डाइट का कील मुहासे से कोई लेना-देना नहीं है। क्यों? क्योंकि तब ये बड़ी-बड़ी फैक्ट्री, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़, प्रोसेस्ड फूड ये बनने लग गया और स्पेशल इंटरेस्ट लोग जो थे, वो सामने आने लगे। Why? Because of a study purported to prove that chocolate had no influence on acne by comparing a chocolate bar to a pseudo-chocolate bar composed of 28% pure trans fat-laden, partially hydrogenated vegetable oil, a substance known to increase signs of inflammation. और ये क्यों था? क्योंकि जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप था, जो चॉकलेट फैक्ट्रीज़ वाले थे, उन्होंने ये स्टडी बनाई जो अभी हमने देखी, जिसमें एक ग्रुप को उन्होंने दी नॉर्मल चॉकलेट बार खाने को, दूसरे ग्रुप को दी चॉकलेट बार जो कि डालडे जैसी चीज़ से बना हुआ था, जिसमें चीनी की मात्रा 2 से 3 गुना बढ़ा दी गई थी। तो वो तो हमें वैसे ही मालूम है एक्सक्यूज़ मी कि वो इन्फ्लेमेशन कॉज़ करेगी ही करेगी, यानी कि वो एक्ने या कील मुहासे बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। तब उन्होंने ये कहा कि दोनों ग्रुप में कील मुहासे उतने ही थे, इसका मतलब चॉकलेट से कील मुहासे नहीं बढ़ते। तो सरासर ये लोगों को आँखों पे पट्टी बाँधने वाला काम था और ये जो मेडिकल साइंस है, इन्होंने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये बहुत पावरफुल लॉबीज़ थी इन लोगों की। काश उस समय डॉक्टर ग्रेगर जैसे कोई होते जो देख के ये बातें सामने ला पाते। Compared to that, no wonder the chocolate didn't come out looking so bad. And then there was this other study where small groups of medical students ate a variety of purported culprits, and only about a third broke out. But there was no control group to compare to. Yet these two studies, despite their major design flaws, were sufficient to dissociate diet from acne in the minds of most dermatologists. Textbooks were revised to reflect this new academic consensus, and dermatologists took the stance that any mumblings about the association between diet and acne were unscientific and one of the many myths surrounding this ubiquitous disease. Comments such as, the association of diet with acne has been relegated to the category of myth, are commonplace in both the past and current medical literature. Yet the major dermatology textbooks promulgating this notion that diet and acne are unrelated rely only on those two flawed studies. So this current thought within the dermatology community that diet and acne are unrelated has little or no factual support.
And there's reason to suspect chocolate consumption may be an issue. If you take blood from people before and after eating a couple bars of milk chocolate, it appears to prime some of your pus cells to release extra inflammatory chemicals when you expose them to acne-causing bacteria. तो वो कहते हैं कि जब रिसर्च ने ये पता लगाया कि जब आप किसी को चॉकलेट खिलाते हो, जिसमें दूध और चीनी दोनों होती हैं, तो पाया गया है कि मात्र चंद घंटों में जो आपके पिंपल्स में जो पस होती है, वो एक्स्ट्रा इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स जैसे कि इंटरल्यूकिन्स जो हैं, वो रिलीज़ करते हैं, जो कि पस बनाने वाले बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज़ करते हैं। तो ना सिर्फ ये जो चॉकलेट बार्स हैं, ये आपकी जो स्किन है, उसमें जो वर्तमान पिंपल्स हैं, उनको बड़ा करेंगे, बल्कि और अधिक पिंपल्स तेज़ी से बने और गहरे और मोटे बने, उनकी प्रक्रिया भी तेज़ कर देते हैं। और क्या चीज़? दूध और चीनी। In a petri dish. So maybe this is one of the mechanisms that could explain the effects of chocolate on acne. But how do we know it's the chocolate and not the added sugar or milk? Yes, if you survey teens on their acne severity and eating habits, there appears to be a link to chocolate consumption. But is that people sprinkling cocoa powder in their smoothies, or eating dark chocolate, or is it because they added sugar and milk? Just cutting down on sugary foods and refined grains can cut pimple counts in half in a few months. तो कहते हैं कि यदि सिर्फ किसी की डाइट से आप चीनी निकाल दें और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दें, जैसे कि आप मैदे की रोटी, पिज्ज़ा और इंडिया में भटूरे होंगे, जो भी चीज़ प्रोसेस्ड उससे सफ़ेद आटे की जो चीज़ें होती हैं और चीनी निकाल दें किसी की डाइट से, तो चंद महीनों में आप क्या ये 12 हफ्ते का दिखा रखा है, तो 3 महीने के अंदर-अंदर आप पिंपल्स जो हैं वो हाफ़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि चीनी भी बहुत खराब है पिंपल्स के लिए। Months, significantly better than the control group, complete with compelling before and after pictures. तो ये आप देख सकते हैं एक्सक्यूज़ मी कि ये जब ये टीनेजर बच्चा जब चीनी खाता था तो इतने पिंपल्स थे और 12 हफ्ते में उसके पिंपल्स देखिए कितने कम हो गए हैं, निशान भी बहुत हल्के हो गए हैं। दोनों पिक्चरों में आप देख सकते हैं चीनी बंद करने के बाद कितनी बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। To tease out if it was the sugar, researchers gave people milk chocolate versus jelly beans. If it was just the sugar, then acne would presumably get equally worse in both groups. But instead, the chocolate group got worse, a doubling of acne lesions, whereas no change in the jelly bean group. तो कहते हैं कि उन्होंने फिर 2 ग्रुप लिए, एक ग्रुप को उन्होंने चॉकलेट दी और दूसरे ग्रुप को उन्होंने जेलो बीन्स दी। एक तरह की स्वीट है जिसमें दूध नहीं होता। तो अगर चीनी ही मेन प्रॉब्लम होती, तो दोनों ग्रुप में कोई चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों में उतनी ही मात्रा में चीनी मिल रही थी। लेकिन उन्होंने पाया कि जो जेलो बीन्स वाले थे, उनमें कील मुहासे कम थे और जब उनको चॉकलेट दी गई, तो जैसे ये नीला वाला बार जो है, ये है चॉकलेट देने से पहले के कील मुहासे। जब चॉकलेट दी गई जिसमें दूध, चीनी, चॉकलेट तीनों चीज़ें हैं, तो कील मुहासे डबल हो गए। लेकिन जेलो बीन्स देने से पहले जितने कील मुहासे थे, उतने ही तकरीबन रहे, कोई खास चेंज नहीं आया। यानी कि जेलो बीन ने ज़्यादा चेंज नहीं किया, प्रॉब्लम चॉकलेट में कुछ ऐसी थी जो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी। Group. So it's apparently not just the sugar. Maybe there is something in chocolate, or is it only in milk chocolate? So far, there have been no studies assessing the effects of pure 100% chocolate on acne. That is, until there were. 57 volunteers with mild to moderate acne were randomized into 3 groups, receiving white chocolate bars, dark chocolate bars, or no chocolate bars every day for a month. And this wasn't just dark chocolate, but 100% chocolate, meaning like baker's chocolate. Unlike तो उन्होंने फिर एक और स्टडी की जहाँ 57 लोगों को लिया गया जिनको कील मुहासे थे, पिंपल्स थे और फिर उनको 3 ग्रुप में बाँटा गया। एक ग्रुप को सफ़ेद चॉकलेट दी गई, एक ग्रुप को सफ़ेद चॉकलेट 100%,
दूसरे को डार्क चॉकलेट 100% यानी कि इसमें कोई दूध नहीं था, और तीसरे ग्रुप को दी गई थी कोई चॉकलेट नहीं। तो फिर उन्होंने देखा कि कील मुहासों में क्या फर्क आया। Pure dark chocolate, white chocolate is packed with sugar and milk, and indeed, acne lesions worsened in the white chocolate group, but जो व्हाइट चॉकलेट थी उसमें दूध भी था, उसमें चीनी भी थी, वो नॉर्मल चॉकलेट में जैसे दूध चीनी होती है वो थी। दूसरे ग्रुप में डार्क चॉकलेट में कोई चीनी नहीं थी और कोई दूध नहीं था उसमें। not in the dark chocolate or control groups. So indeed, acne lesions worsened in the white chocolate group, but not in the dark chocolate or control groups. So in this study, white but not dark chocolate consumption was associated with an exacerbation of acne lesions. But other studies did show acne worsening on dark chocolate. Give research subjects a single big load of Ghirardelli baking chocolate, and they broke out within days. A significant increase in the total average number of acne lesions within 4 days. And same thing with more chronic dark chocolate consumption. A half a small chocolate bar a day for a month, and increased acne severity was reported within 2 weeks, with before and after pictures looking like this. Okay, but what was lacking in these two studies? Give people chocolate every day and their acne gets worse, or one big load of chocolate and their acne gets worse. What didn't these studies include? Longtime Nutrition Facts followers should know this by now. Right, they're missing a control group. If you look at surveys, most people believe chocolate causes acne. So if you give people a big load of chocolate, maybe just the stress and expectation that they're going to have an outbreak contributes to the actual outbreak. To really get to the bottom of this, you'd have to design a study where you give people disguised chocolate. You expose people to chocolate without them knowing it and see if they still break out. Like you could put cocoa powder into opaque capsules so they don't know if they're getting cocoa or placebo, and that would have the additional benefit of eliminating the cocoa butter fat factor. No milk, no sugar, no fat, just pure cocoa powder in capsules versus placebo. But there's never been such a study until now. A double-blind, placebo-controlled study assessing the effects of chocolate. तो उन्होंने पता किया कि अब तक की जो रिसर्च थी कि अगर हम लोगों को चॉकलेट देते हैं, दूध देते हैं, चीनी देते हैं, तो कील मुहासे होते हैं। चाहे हम उनको रोज़ थोड़ा-थोड़ा कुछ दिन दें या एक ही बार में ढेर सारी दे दें। कहते हैं लेकिन उस स्टडी में एक प्रॉब्लम थी। हमने क्या किया कि हमने कंट्रोल ग्रुप नहीं रखा, यानी कि जिनको मिल रही थी चॉकलेट, उनको मालूम था उनको चॉकलेट मिल रही है, और ऐसा क्योंकि उन्हें मालूम था और उनके माइंड में ये था कि चॉकलेट के कारण कील मुहासे होते हैं, तो हो सकता है सिर्फ स्ट्रेस के कारण ये एक्सपेक्टेशन कि ये कील मुहासे होंगे और स्ट्रेस के कारण उनको कील मुहासे हुए। लेकिन अब उन्होंने पहली बार एक ऐसी स्टडी की जिसमें एक ग्रुप को जो था वो कोको पाउडर मिल रहा था, यानी कि चॉकलेट वाला जो पाउडर था वो मिल रहा था। दूसरे ग्रुप को नहीं मिल रहा था, पर दोनों ग्रुप में से किसी को नहीं पता था कि किसको चॉकलेट का पाउडर मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है। Consumption, actually cocoa powder consumption, in subjects with a history of acne, assigned to swallow capsules filled with either unsweetened 100% cocoa or a placebo of like an unflavored, unsweetened jello powder. Just a one-time binge requiring the swallowing of up to 240 capsules to try to secretly expose people to a few ounces of cocoa powder, and the same significant increase, the same doubling of acne lesions within 4 days, like in the Girardelli study. और उन्होंने पहले हम रिसर्च में देख चुके हैं कि जब चीनी देते हैं लोगों को तो एकदम से कील मुहासे बढ़ जाते हैं। जब चॉकलेट बार्स में जो दूध था, एक के अंदर दूध था, एक में दूध नहीं था, और हमने पाया कि दूध से ज़्यादा हो गए कील मुहासे। तो चीनी और दूध से कील मुहासे होते हैं, ये तो हमने प्रूव कर दिया। फिर कहते हैं कि हम देखना चाहते थे कि जो कोको पाउडर होता है, क्या उससे भी कील मुहासे होते हैं क्या? अगर प्योर चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर रखें, जिसमें कोई दूध नहीं है, कोई चीनी नहीं है, तो उनको फिर कैप्सूल में डाला। एक ग्रुप को कैप्सूल दी गई जिसमें कोको पाउडर था, दूसरे में दी नकली पाउडर था, कोको नहीं था। फिर जब उन्होंने देखा तो पाया कि सेम प्रॉब्लम,
जैसे ही हमने कोको पाउडर देना शुरू करा लोगों को, कील मुहासे बढ़ने लग गए। चाहे हमने उनको रोज़ दिया, चाहे एक बार में बड़े ग्रुप में दिया। कील मुहासे कोको पाउडर से पहले इतना छोटा था ये बार, और कोको पाउडर देते ही, चॉकलेट पाउडर देते ही ये कितना अधिक बढ़ गया। So sadly, it really does appear that in acne-prone individuals, the consumption of cocoa may cause an increase in acne. Now, the study did just include men, so they didn't have to deal with cyclical hormonal changes, and it's hard to imagine that the real cocoa group, after swallowing hundreds of capsules, didn't burp up some cocoa taste and know they were not just in the placebo group. But the best available balance of evidence does suggest that if you're bothered by acne, you may want to try backing off on chocolate to see if your symptoms improve. तो इससे प्रूव हुआ कि चीनी, दूध और चॉकलेट, इन तीनों चीज़ों से कील मुहासे जो हैं वो बढ़ते हैं, तो हमें ये नहीं लेनी है।